नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और मैं हूं सत्यम। प्यारे बच्चों, यहां पर हम पढ़ रहे हैं, यानी कि उदय बैच के अंदर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी। और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे व्याकरण सेक्शन की। क्योंकि देखो, हमेशा जब भी हम कोई भी भाषा पढ़ें तो व्याकरण का अपना एक महत्व होता है, ठीक है। और ये बात जो है वो हमारे साथ शुरू से होती है कि भाई पहले हम भाषा सीखते हैं, फिर भाषा के औपचारिक स्वरूप को सीखते हैं व्याकरण के माध्यम से। तो इस सेशन में बेटा आज जो हम व्याकरण के जिस भाग को पढ़ने वाले हैं उस भाग का नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। अब बेटा उपसर्ग और प्रत्यय ना हिंदी की छोटी छोटी मगर मोटी बातें कहा जाता है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि भाई इसे हिंदी की छोटी छोटी मगर मोटी बातें क्यों कहते हैं। तो बेटा इसको कहने के पीछे एक रीजन है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत छोटा होता है। देखो, कोई भी टॉपिक लेंथ से नहीं नापा जाता कि वो किताब में कितने पन्नों में आता है। उसका नापने का तरीका ये है कि भाई उसका कॉन्सेप्चुअल जो मैप है वो कितना है, क्या वो एक बार में समझ में आ जाता है। तो इसी तरीके से उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं वो एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, पर छोटा टॉपिक होने के बाद भी बहुत मोटा टॉपिक है। क्यों है भैया ये मोटा टॉपिक, तो ये समझ लो। उपसर्ग और प्रत्यय की शुरुआत हो जाती है कक्षा 6 से, ठीक है। 6 या 7 से बच्चा जो है वो उपसर्ग या प्रत्यय को जानने लगता है। और जब तक आप हिंदी पढ़ेंगे तब तक उपसर्ग और प्रत्यय आपका पीछा करते रहेंगे। आप किसी भी विषय में चले जाइए, आप पर्यावरण पढ़िएगा तो परिधन आवरण पर्यावरण। अब रा से या कैसे बन गया ये बात भी जो है वो उपसर्ग और प्रत्यय पर लागू होती है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आज हम समझेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि छोटी छोटी और मोटी बातों का क्या महत्व होता है। तो आइए बच्चों इस सेशन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि भाई उपसर्ग और प्रत्यय के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनकी परिभाषा की, ठीक है, कि परिभाषा क्या है, किस तरीके से इनको समझा जा सकता है। फिर इसके बाद उपसर्ग और प्रत्यय की चर्चा करेंगे और इनके विभिन्न प्रकारों को भी समझेंगे कि भाई प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों पर आज हमारी कक्षा जो है वो चलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा कि उपसर्ग क्या होता है। तो देखो, उपसर्ग जो भी होता है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, ठीक है, इस बात को पहले समझ लो कि भाई उपसर्ग क्या है। उपसर्ग वास्तव में एक शब्दांश है। क्या है? शब्दांश, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि भाई ये शब्दांश क्या वाला होते हैं सर जी, जरा बता दो। तो बेटा शब्दांश का शाब्दिक अर्थ है किसी भी शब्द का हिस्सा। अब चूंकि शब्दांश की बात कही जा रही है तब शब्दांश का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, ये बात समझ लो। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो, हमने कहा सु, ठीक है। तो सु का कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, ठीक है। सु कोई शब्द नहीं माना जाता है, पर जैसे ही हमने सु को जान के साथ जोड़ दिया, क्या कर दिया, सुधन जान बराबर क्या बन गया हमारा, बना सुजान, ठीक है। और सुजान का अपना एक अर्थ होता है, ठीक है। सुजान का अर्थ होता है बहुत कुछ बहुत अच्छे तरीके से जानने वाला, यानी कि किसी विषय को, किसी वस्तु को या किसी प्रकार की बात को बहुत अच्छे तरीके से जानने वाला। अब इस उदाहरण के माध्यम से आप ये समझ पा रहे होंगे कि उपसर्ग वे शब्दांश कहलाते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि शब्द में नवीन अर्थ को जन्म देते हैं, एक नए शब्द को बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाई उपसर्ग वो शब्दांश हैं जो नए शब्दों को जन्म देते हैं, ठीक है, शब्दों को बनाते हैं, ठीक है, ठीक। अब बेटा जब भी नए शब्द बनेंगे तो उनके अंदर 3 क्वालिटी होती हैं या 3 तरीके के शब्द बनते हैं। पहला शब्द कैसे बनेगा उपसर्ग के अंदर, या तो वो किसी शब्द का पर्यायवाची होगा, क्या होगा, पर्यायवाची, ठीक है, या फिर किसी शब्द का विलोम हो जाएगा, ठीक है, या फिर कोई नया शब्द बनेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लो, हमने क्या बनाना चाहा था, एक शब्द उठाया हमने सिंपल सा राम, ठीक है, क्या उठाया, राम, ठीक है, और उसमें जोड़ दिया आ, ठीक है, तो क्या हो गया, आराम, ठीक है, राम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उपसर्ग के कॉन्सेप्ट को समझा।
अब बात करते हैं कि उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं। क्योंकि देखो बेटा, किसी भी विषय का व्याकरण के अंदर जब भी किसी टॉपिक को आप पढ़ेंगे तो वो केवल और केवल आपको एक टॉपिक नहीं मिलेगा, उसके कई प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में आइए हम बात करते हैं उपसर्ग के प्रकारों की। तो बेटा, उपसर्ग के मूलतः 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला है संस्कृत के उपसर्ग, फिर आते हैं हिंदी के उपसर्ग, ठीक है, फिर आते हैं विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। ठीक है, तो विदेशी भाषाओं के अंतर्गत आ जाते हैं उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। ये बात जो है, चूंकि देखो भाषा जो है वो सतत प्रवाहमान होती है। ठीक है, भाषा हमेशा बदलती रहती है, हमेशा बहती रहती है। ठीक है, जैसे कभी संस्कृत का दौर था, संस्कृत के बाद दौर आया पाली और प्राकृतिक जैसी भाषाओं का। ठीक है, फिर उसके बाद आई देसी भाषाएं। ठीक है, फिर बदलते बदलते आज हम खड़ी हिंदी को पढ़ रहे हैं और खड़ी हिंदी का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। तो इसी तरीके से उपसर्ग प्रत्यय के क्रम में भी इस चीज का प्रभाव पड़ा। कुछ चीजें हमने ग्रहण करी और कुछ चीजें हमें समय के साथ बदलनी पड़ी। इसीलिए विदेशी भाषाओं के उपसर्ग भी हम आज भाषा यानी कि हिंदी के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं संस्कृत के उपसर्गों से कि भाई संस्कृत के अंदर कौन कौन से उपसर्ग हैं। परिभाषा की यदि बात करें, परिभाषा चाहो तो यहां लिखी हुई है, समझ सकते हो। अब बात करते हैं आगे की कि भैया संस्कृत के अंदर कौन से उपसर्ग हैं। तो भैया बे उपसर्ग यानी कि बे शब्दांश जो तत्सम शब्दों के प्रारंभ में जुड़ते हैं। ठीक है, अब तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम मतलब जो शुद्ध संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, तत् मतलब वह, सम मतलब समान, उसके समान या उसके जैसा। ठीक है, तो किसके जैसा भैया? संस्कृत के जैसे जो शब्द हैं उन्हें ही तत्सम शब्द कहा जाता है। आइए चर्चा कर लेते हैं। तो पहला हमारा उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है अधिक, जैसे अति धन अधिक, अत्याधिक। अब यहां बेटा एक चीज नोट करो और अच्छे तरीके से समझो। यहां 2 शब्द दिए गए हैं, अत्याधिक, अतिरिक्त। ठीक है, और शब्द बनाने के क्रम में अत्याधिक जो है वो संधि से बना शब्द है। ठीक है, संधि से बना शब्द है। ठीक है, जबकि अतिरिक्त जो है वो समास से बना, उपसर्ग विधि से बना शब्द है। ठीक है, उपसर्ग विधि। देखो बच्चा, यहां एक बात समझ लो, उपसर्ग और प्रत्यय नवीन शब्दों के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। उनका काम ही है नए शब्दों को बनाना। जैसे निज धनता, निजता, एक नया शब्द आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से हमेशा उपसर्ग और प्रत्यय नए शब्दों के निर्माण के लिए प्रयोग होते हैं और संधि का प्रयोग भी नए शब्दों के निर्माण के लिए ही किया जाता है। कभी कभी ये कंफ्यूजन आ जाता है कि जो शब्द हमें दिख रहा है वो वास्तव में संधि से निर्मित शब्द है या उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो इस चीज को समझ लो। देखो, जब भी कोई भी शब्द संधि के संयोग से जमे, ठीक है, जैसे इसकी संधि क्या होगी ये समझ लो, अति धन अधिक। ठीक है, जरा याद करो, संधि के अंदर जब आधन आ या ईधन आ का योग क्या बनाता है? ठीक है, यण संधि की यदि याद आ जाए तो देखो, जितने भी आपको यहां बेटा शॉर्टकट में बता रहा हूं, सीखो इसका शॉर्टकट। यण संधि के अंदर हमेशा आधा वर्ण माल पाया जाता है। जब भी किसी शब्द के अंदर आप देख रहे हैं कि आधा वर्ण है, आधे तापरया है, तो समझिए कि वहां लगभग कंफर्म हमेशा नहीं होता, पर 90% केस के अंदर वहां यण संधि ही होता है। तो देखो बच्चा, जब भी कहीं आपको आधे शब्द दिख जाए, ठीक है, आधा शब्द दिख जाए, किसी शब्द के अंदर किसी अक्षर का लोप हो जाए, तो वहां समझ जाइएगा कि वहां क्या है? संधि है। तो ये संधि रीति से बना शब्द है, भले ही हम इसको उपसर्ग के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, पर जब भी 2 शब्द स्वतंत्र दिखें, स्वतंत्र दिखकर एक नया शब्द बना दें, जैसे अति धन रिक्त। ठीक है, तो क्या हो गया वो? अतिरिक्त। अब इसका भाव समझो, अति मतलब ज्यादा, रिक्त मतलब खाली, पर यहां दोनों मिलकर क्या बता रहे हैं? एक और ज्यादा। ठीक है, यानी कि एक्स्ट्रा। ठीक है, तो यहां बेटा ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अगले उपसर्ग की। तो हमारा अगला उपसर्ग है अधि। ठीक है, अधि का अर्थ होता है अपर या श्रेष्ठ। ठीक है, अब किससे श्रेष्ठ? तो भाई जो प्रत्यय हमें दिया जाए, जो शब्द दिया गया उसको जोड़ने के बाद जो नया शब्द आए उससे श्रेष्ठ। जैसे
अधिधनकार अधिकार बना, ठीक है, ठीक। अधिपति यानी कि स्वामी या मालिक, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले शब्द, अगले उपसर्ग की ओर। अगला उपसर्ग है अनु, ठीक है। अनु मतलब पीछे। तो अनु का अर्थ किसी शब्द के साथ जोड़ दें, जैसे चर, अनुचर। अनुचर का अर्थ क्या हुआ? साथ चलने वाला या पीछे चलने वाला, ठीक है। पर आगे देखो एक और शब्द आया है समान, अनुकरण, ठीक है, यानी कि मेरे समान क्या करने वाला? आचरण करने वाला। मेरे आचरण का अनुकरण करने वाला मतलब मेरे समान आचरण करने वाला। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे। आगे है अप। अप का अर्थ माना जाता है बुरा, तो अप को आप शय से जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? अपशय। मान से जोड़ दीजिए, बन जाएगा अपमान। क्या अर्थ निकल रहा है कि भाई दोनों ही सेंस में इसका अर्थ निकलता है बुरा। तो अपशय मतलब ऐसी कोई बात जो नहीं कहना चाहिए, अपमान मतलब बेइज्जती होना, ठीक है। फिर आता ही बात अभी पर। अभी क्या है? सामने। तो अभिषेक मतलब, अभिमुख मतलब, अभिषेक का अर्थ निकलता है अलग तरीके से। देखो आजकल तो सावन चल रहा है, तो अभिषेक का अर्थ क्या होता है? अभिषेक कराना भी होता है, ठीक है। तो ये बात थी। अब बात करते हैं अव, ठीक है। तो अव का अर्थ होता है हीन या नीच, ठीक है। जैसे अवगुण, ठीक है, अवनति। अवगुण मतलब बुरी चीज या बुरा गुण, ठीक है। अवनति क्या होता है? उन्नति होता है ऊपर की ओर उठना, अवनति मतलब नीचे की ओर उठना। यानी कि जब आपका पतन होने लगे तो उसे कहते हैं अवनति, और जब आपकी उन्नति होने लगे, विकास होने लगे, तो उसे क्या कहते हैं? उन्नति, ठीक है बच्चा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न। अब आ गए है आ, ठीक है। आ का अर्थ होता है ता, समेत या तक, ठीक है, या जीवन भर, या उसका अर्थ होता है पर्यंत, ठीक है, पर्यंत। अब देखिए जैसे जीवन के साथ आ जोड़ दें तो हो जाता है आजीवन, यानी कि जीवन पर्यंत। आगमन के साथ जोड़ दें, यानी कि गमन के साथ जोड़ दें, आ तो मतलब हो जाता है आना, ठीक है। गमन मतलब होता है जाना, पर उसमें हमने आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? आगमन, यानी कि गमन का उल्टा, विलोम बन गया, ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं उत की। तो उत का अर्थ होता है ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर, इस सेंस में लिया जाता है। और इसका अगर आप शब्द निर्माण देखें तो देखिए क्या बनता है? उत्धनकर्ष, उत्कर्ष, संधि के कारण जन्मा शब्द, ठीक है। उत्धनतम, उत्तम, ठीक है। फिर देखिए उद, उद का अर्थ होता है ऊपर, ठीक है, या उत्कर्ष, ठीक है। फिर वही शब्द आ जाते हैं उद्गम या उद्भव। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे अगले उपसर्गों की ओर। तो देखिए अगले उपसर्ग के अंदर ना फिर आ जाता है दुर, ठीक है। दुर का अर्थ होता है कठिन या जटिल या बुरा, ठीक है। जैसे दुर्जन, दुर्जन का अर्थ क्या हुआ? दुष्ट व्यक्ति, ठीक है। फिर आया दुष्मति, यानी कि जिसकी मति अच्छी ना हो। फिर आता है दुराचार, जिसका आचार अच्छा ना हो, वो क्या होता है? दुराचार, ठीक है। फिर इसी तरीके से आता है दुष्, ठीक है। दुष् का अर्थ भी बुरा या कठिन, जैसे दुस्साहस मतलब बुरा साहस। दुष्चरित्र मतलब बुरे चरित्र वाला, जिसके अंदर बुरी आदतें हों, ठीक है। फिर निस का प्रयोग किया जाता है। तो भाई निस क्या है? रहित या किसी बात का निषेध, ठीक। जैसे निस्सास, निस्तार, निश्चल, निश्चित, ठीक है। जो निश्चित है, ठीक है, जिसका चित बार बार यहां वहां नहीं है, वो क्या हो गया? निश्चित हो गया, ठीक है। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे। निर, फिर आता है निर। अब निर का अर्थ क्या है? बाहर या निषेध, जैसे निर्गुण, निर्दोष, ठीक है। बिना दोष का क्या हो जाता है? निर्दोष। बिना गुण का क्या हो गया? निर्गुण, ठीक है। बिना जाने हुए चीज को हम क्या कहते हैं? निर्गम, ठीक है, जिसे जाना ना जा सके। गम मतलब होता है जाना हुआ या जानने योग्य विषय, पर उसमें यदि आपने जोड़ दिया नी तो वो हो जाता है निर्गम, यानी कि उसे जाना नहीं जा सकता, ठीक है। फिर आगे जो प्रत्यय है वो है नी, यानी कि इसका भाव होता है निषेध या अधिकता, जैसे निवारण, निपात, नियोग, निषेध। फिर आता है परा। परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे, जैसे पराजय। जय से उल्टा क्या होता है? पराजय। जय का अर्थ होता है जीत, परा का होता है पराजय, यानी कि हार, ठीक है। फिर होता है पराक्रम, पराभव, परोपकार, परागति। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं परि की। तो देखिए परि, प्रा, प्रति, ये भी क्या है? संस्कृत के उपसर्ग, और इनको भी इसी क्रम में लिया जाता है, ठीक है। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे, फिर बात करते हैं अगले उपसर्गों के अंदर वी, सम, सु। तो भैया वी यानी कि भिन्न या विशेष, जैसे विदेश। भाई देश तो होता है हमारा, उसमें वी जोड़ दो तो विदेश हो गया। विलाप, वियोग, विपक्ष, संस्कार। फिर देखिए समधन, संस्कार। तो देखिए संस्कार, संस्कृति, संसार, संगम। अब यहां बेटा देख लो, जहां भी आधा सा आ रहा है, जहां भी
आधा सा प्रयोग में आ रहा होगा शब्द की शुरुआत में, जैसे संस्कार में, तो बेटा वो संधि रीति से बना शब्द है, इस बात को याद रखना, ठीक है। कक्षा 9 के अंदर ये नहीं पूछा जाता है कि ये संधि रीति से बना शब्द है या उपसर्ग रीति से बना शब्द है, परंतु बड़ी कक्षाओं के अंदर, ठीक है, जैसे आप कंपटीशन में बैठिएगा या बीए वगैरह में आप कहीं जाइएगा तो ये चीज़ पूछी जाती है। ये चीज़ यहाँ इसलिए बताई जा रही है कि बेटा एक बार सीख जाओ और हमेशा उसको अप्लाई करो, ठीक है। बार बार पेड़ लगाओगे दिक्कत होगी, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार पेड़ लगाओ, अच्छे से उस पेड़ को पालो पोसो, और जब वो फल देने लगे तो उस फल को बढ़िया आराम से बैठ के खाओ, ठीक है। तो यहाँ एक बार उपसर्ग और प्रत्यय सीख लो और पूरे जिंदगी भर इसको यूज करते रहना, ठीक है। चलो बच्चा, अब बात करते हैं सु की। तो सु का अर्थ होता है अच्छा। अब ये तो आपको पता ही है, जैसे सुज्जन मतलब अच्छे आदमी, स्वांग मतलब नाटक, ठीक है। सुनिश्चित मतलब जो पहले से तय है, सुपात मतलब अच्छा पात्र, सुनिश्चित मतलब अच्छी तरीके से निश्चित किया गया। चलिए अब बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग की। अभी तक तुमने संस्कृत के उपसर्गों की बात की थी, अब बात करते हैं हिंदी के उपसर्ग की। तो हिंदी के उपसर्ग की शुरुआत होती है आ के साथ, जिसका भाव होता है निषेध या अभाव, जैसे अजान जो कुछ नहीं जानता, ठीक है। अपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं है। अकाल मतलब बुरा समय, ठीक है। देखो काल का अर्थ होता है समय, ठीक है। अब इसमें आ जोड़ दिया तो क्या हो गया, अकाल, ठीक है। अकाल ऐसा समय जो बहुत बुरा हो, ठीक है। जैसे इस समय में क्या होता है कि भाई बरसात नहीं होती है, चारों तरफ सूखा पड़ा होता है, इसीलिए इसे कहते हैं अकाल, ठीक है। चलिए फिर अकाज, काज मतलब होता है काम, अकाज मतलब कोई काम नहीं है, ठीक है। फिर होता है नाम का उल्टा अनाम। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रत्यय की। अगला प्रत्यय है हमारा, अगला उपसर्ग है हमारा अन। अन क्या है, निषेध भाव को बताता है, जैसे अनपढ़, अनजान, अनमोल, अनसुनी, अनगिनत, ठीक है, और अही। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, अध की बात करते हैं। अध का अर्थ होता है आधा, जैसे अध लिखा मतलब आधा लिखा और छोड़ दिया। अध पका मतलब आधा पका है और आधा कच्चा है, ये बात है। फिर देखिए आगे क्या है, उन मतलब एक कम, जैसे 39, 49, ठीक है, 59, 29। अब यहां बेटा एक बात सुन लो, एक बात समझ लो कि प्रश्न किस प्रकार से आएगा। तो प्रश्न इसी तरीके से आएगा कि आपको दे देंगे कोई 3-4 शब्द या 3-4 उपसर्ग, और आपसे कहा जाएगा कि भैया जो दिया गया है उसके आधार पर कोई शब्द बना के बता दीजिए। तो आप शब्द कैसे बनाएंगे, शब्द ऐसे बनाएंगे, जैसे हमें एक उपसर्ग दिया ओ या अव, इसका अर्थ होता है हीन या निषेध, जैसे अवगुण यानी कि गुण से हीन, औधर मतलब आधार से हीन, औघर मतलब जो इसका घर नहीं है, औसौन मतलब जिसका कहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये था बेटा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, अगले उपसर्गों की ओर। बार बार प्रश्न कहने की आदत लग जाती है, ठीक है। अब देखो क्या है, नी। तो देखो नी का अर्थ क्या होता है, कमी अभाव, जैसे निगोड़ा जो किसी काम का ना हो, निडर जो किसी भी चीज से डरता ही ना हो। फिर आता है का, जैसे कपूत जो अच्छा बेटा ना हो। कचोट मतलब जो मन में कसक हो उसको कहते हैं। फिर कु, तो भैया यहां भी बनता है कु से। कुपात्र जो अच्छा पात्र ना हो, ठीक है। कुमार्ग अच्छे मार्ग, देखो कुमार्ग मतलब क्या, वो मार्ग जो चुनने योग्य नहीं है, बुरा रास्ता। सुमार्ग मतलब अच्छा रास्ता, ठीक है। और मार्ग मतलब एक शब्द जिसका मतलब है रास्ता। तो यहां हमें ये बात भी पता चलती है कि उपसर्ग कभी कभी विशेषण की तरह भी प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या है, दू। तो दू से क्या होता है, दुबला, ठीक है, तुलारा। भर, भर से क्या होता है भाई, देखो भर जो है वो अव्यय की तरह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस बात को समझिएगा, जैसे भर का अर्थ होता है पूरा। अब देखिए भरपेट, भरपूर, भरमार, ये ऐसे शब्द, ठीक है। अब आगे बढ़ो भैया, फिर देखो क्या है, सु मतलब वही अच्छा। चलिए फिर आगे है पर और बिन। तो पर से बनता है परलोक, परोपकार, परहित और परसर्ग। और बिन से बनेगा क्या, बिन बादल, बिन ब्याह, बिन जाने, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे बेटा और बात करते हैं उर्दू के उपसर्गों की। तो जिस तरीके से हिंदी के उपसर्ग, जिस तरीके से संस्कृत के उपसर्ग यानी कि शब्दांश शब्दों के आगे आकर उनका अर्थ बदल रहे थे, नवीनता ला रहे थे अर्थ में, उसी तरीके का कार्य उर्दू के उपसर्ग भी करते हैं। अब बात करते हैं उर्दू के उपसर्ग की। तो भैया उर्दू के उपसर्ग की शुरुआत होती है अल के साथ, जैसे अलगराज, ठीक है, या अलगराज, ठीक है। फिर एक उपसर्ग की बात करते हैं कम, जैसे कम अक्ल, कमजोर, कम बख्त,
ठीक है, यानी कि जिसमें हीनता का भाव हो, ठीक है, जिसमें निषेध का भाव हो कि भाई थोड़ा सा है, कम है। क्या कम है? कम अक्ल है, मतलब कम बुद्धि वाला है, ठीक है। आगे देखो, खुश। अब खुश का क्या है भाई? खुश नसीब। खुश का अर्थ ही अच्छा होता है, ठीक है। खुश का अर्थ हम भाव से लेते हैं, पर उर्दू के अंदर खुश मतलब क्या? अच्छा, ठीक है। जैसे खुश नसीब, खुश मिजाज, ठीक है, खुशबू, ठीक है। अब यहां समझ जाओ, बू जो है वो एकमात्र शब्द है, ठीक है। बू, बू का अर्थ ही होता है गंध। क्या? गंध, ठीक है। अब ये गंध अच्छी है या बुरी है, ये उसका प्रत्यय उपसर्ग तय करता है। जैसे खुशबू, ठीक है, खुश के अंदर क्या लगा? खुशबू, यानी कि अच्छी गंध। और खुश की जगह अगर बद कर दो तो क्या हो जाएगा? बदबू, यानी कि दुर्गंध, ठीक है बच्चा। खेल जीवन में जो है वो है केवल और केवल उपसर्ग का। अपने उपसर्ग बहुत अच्छे तरीके से चुनिएगा, क्योंकि जितने अच्छे उपसर्ग आप जीवन में चुनेंगे उतना ही अच्छा आपका जीवन होगा। वही खेल है खुशबू और बदबू वाला। अगर आपने खुश चुना तो घर महकेगा, और आपने बद चुना तो फिर दुर्गंध आएगी। इसीलिए सोच समझकर अच्छी चीजें ही चुनना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं गैर की। गैर का अर्थ होता है दूसरा, ठीक है, दूसरा, ठीक है, या निषेध, ठीक है। यहां दोनों अर्थ निकलते हैं। अब देखो, जैसे गैर हाजिर, जो नहीं है, गैर कानूनी यानी कि बिना कानून का या कानूनी रूप से निषेध। इसी प्रकार से दर, ठीक है, दर मतलब में। अब किस में भैया? तो चीजों के अंदर जो परसर्ग होता है कारक की दृष्टि से में, ठीक है। जैसे दरअसल यानी कि हकीकत में, दर हकीकत मतलब हकीकत के अंदर की हकीकत, ठीक है। चलिए बात करते हैं ना। ना का अर्थ अभाव से निकलता है। फिल का अर्थ निकलता है श्रुति से। जैसे फिलहाल, हमें किसी को ये कहना है कि सुनो ना, तो सुनो ना ना कह के हम ये कह देते हैं फिलहाल, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी, तो ठीक है, बा का अर्थ निकलता है और या अनुसार। जैसे बनाम, ठीक है, बदौलत, ठीक है, इस तरीके से। बद जो है बेटा वो अलग से एक वो है, ठीक है, उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं बा। तो बा का अर्थ निकलता है सहित। जैसे बाकायदा यानी कि कायदे के सहित, ठीक है। फिर बात करते हैं बद की। तो बेटा बद का अर्थ ही निकलता है बुरा, ठीक है। इसी चीज की चर्चा हम बहुत पहले भी कर चुके हैं, ठीक है, अभी अभी कर रहे थे। जैसे बदमाश, बदसूरत, बदनाम, बदकिस्मत। फिर आता है बर, ठीक है। तो जैसे बाहर, ऊपर, अच्छा, इन सारी चीजों को बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बर्खास्त, खास्त से बाहर कर दिया, बर्खास्त यानी कि नौकरी से निकाल दिया, ठीक है, भगा देना। चलो फिर बात करते हैं बे, बिल, बिला। इनका प्रयोग बेटा थोड़ा सा रेयर है, कभी कभार देखने को मिलता है। कक्षा 9 के अंदर इनका प्रयोग बहुत रेयर है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ इसको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा, फिर बात करते हैं ला, सर, हम की। तो ये भी उसी तरीके से हैं, ठीक है। जैसे सरताज मतलब ताजों का ताज, मुखिया, ठीक, सरदार, सरपंच, ये सारी चीजें, ठीक है। ला तो लापरवाह यानी कि परवाह से बिना, ये सारी चीजें जो निषेध करती जाए। हम एक खास चीज है, हम, हमको सीख लो, हो सकता है आ जाए। हम क्यों? साथ चलने वाला। जैसे हमदर्द, दर्द में साथ रहने वाला। हमराह मतलब राह में साथ रहने वाला। हम उम्र मतलब उम्र में साथ रहने वाला, पूरी उम्र साथ रहने वाला, ठीक है बच्चा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आखिरी बचता है फर। तो हर का अर्थ होता है प्रत्येक। चलिए अब बात करते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग की। तो बेटा आने तो नहीं वाला है ये, लेकिन इन्फॉर्मेशन की दृष्टि से यानी कि ज्ञान की दृष्टि से सीख लो। जैसे सब, सब का अर्थ क्या होता है? अधीन या नीचे। जैसे सब कमेटी, सब जज, ये सारी चीजें। फिर डिप्टी, डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। वाइस का अर्थ होता है वो भी सहायक। जैसे वाइस राय, पहले होता था वाइस राय, वाइस चांसलर, ठीक है। तो चांसलर अलग है, वाइस चांसलर अलग है। फिर होता है जनरल, जनरल यानी कि प्रधान। जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, ये सारी चीजें। फिर होता है चीफ, चीफ का अर्थ भी निकलता है प्रमुख, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। अब बात करते हैं सबसे खास चीज की उपसर्ग के अंदर। कुछ ऐसे शब्द होते हैं संस्कृत भाषा के जो अव्यय होते हैं, यानी कि स्वतंत्र होते हैं, पर उनका प्रयोग जो होता है वो कैसे किया जाता है? वो किया जाता है उपसर्गों की तरह। जैसे एक शब्द है, एक अव्यय है चिरंजीव या चिर, तो बहुत देर तक। चिरंजीवी मतलब बहुत लंबे समय तक जीने वाला। चिरायु मतलब बहुत ज्यादा आयु वाला, ठीक है। फिर एक और शब्द होता है पुनर्, ठीक है, जिसका अर्थ होता है दोबारा या फिर। तो पुनर्जन्म, पुनर्जीवन, ये सारी बातें उसको इंडिकेट करती हैं, ठीक है बच्चा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब बात करते हैं बेटा प्रत्ययों की कि प्रत्यय क्या होते हैं। तो देखो बेटा, हमने अभी सीखा था कि शब्दांश दो प्रकार के होते हैं, एक तो उपसर्ग, एक प्रत्यय।
उपसर्ग पीछे लगते, सॉरी उपसर्ग आगे लगते हैं। तो जब उपसर्ग आगे लगेंगे तो प्रत्यय क्या करेंगे, प्रत्यय पीछे लगेंगे और शब्द को परिवर्तित करेंगे, शब्द को एक नवीन अर्थ देंगे। ये अर्थ कैसा होगा, ये अर्थ जो होगा शब्द में नवीनता देगा, एक नए शब्द का निर्माण करेगा। फिर एक और जिज्ञासा होती है कि अगर शब्द का निर्माण इस तरीके से हो रहा है तो क्या ये संभव है कि प्रत्यय के भी कुछ प्रकार होते हों? जी हाँ, प्रत्यय के बिल्कुल प्रकार होते हैं। तो बेटा प्रत्यय के दो प्रकार माने जाते हैं, एक तो कृत प्रत्यय या कृदंत, ठीक है, कृदंत, ठीक है, और एक माना जाता है तद्धित, ठीक है। तो ये दो प्रकार माने जाते हैं। अब कृदंत प्रत्यय क्या है तो ये समझ लो, जब प्रत्यय जो है मूल धातु में लगे, किस में लगे, शब्द की मूल धातु में लगे। किस में लग रहा है भैया, मूल धातु में, ठीक है, मूल धातु, ठीक है, धातु के अंदर प्रयोग किया जा रहा है, वहां होता है क्या, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। पर जब वही शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के पीछे लग रहा होता है तब वहां हो जाता है क्या, वहां हो जाता है तद्धित प्रत्यय। इस चीज को आइए बेटा हम बहुत डीप तरीके से समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं। परिभाषा तो मैंने आपको बताई है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए कृत प्रत्यय क्या है, वे शब्दांश जो केवल क्रिया के मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं और उन्हें कृत प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है, उनसे मिलकर शब्दों को कृदंत कहा जाता है। वही तादित प्रत्यय क्या है, तादित प्रत्यय वे शब्दांश जो संज्ञा या सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनसे बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं। हिंदी में तद्धितांतों की जो संख्या है बेटा वो 28 है। तो यहां बात समझ लो कि दोनों शब्दों की, यानी कि प्रत्यय के अंदर क्या है, दोनों की संख्या 28 ही है। 28 कृदंत प्रत्यय हैं और 28 जो है वो तद्धित प्रत्यय हैं, ठीक है। और कुछ प्रत्यय ऐसे भी होते हैं जो बनाए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो उनकी चर्चा जो है वो आगे की जाएगी, ठीक है। तो जब तक के लिए आइए समझते हैं कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय क्या कहलाते हैं, ठीक है। चलिए कृदंत प्रत्यय ये तो हम समझ ही चुके थे। अब बात करते हैं कौन कौन सी चीजें जो हैं वो कृदंत प्रत्यय कहलाती हैं। तो देखो बेटा, आ, अन, अना, आई, आन, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। जैसे लिख क्या है, धातु है, ठीक है, उसमें आ जोड़ा तो क्या बन गया, लिख बन गया। चल क्या है, धातु है, क्रिया है ना, क्रिया का मूल क्या है, चल है, फिर उसमें आ जोड़ा तो क्या बना, चल बना, ठीक है, जिसका अर्थ होता है भाई चल, ठीक है, वो वाला चल बना, ठीक है। अब देखो अन क्या होता है, तो भाई अन भी एक प्रत्यय है, जैसे जल धन अन क्या बना, जलन, ठीक है। चल धन अन क्या हुआ, चलन। चलन का अर्थ क्या होता है, ट्रेंड, क्या चल रहा है, ये जीन्स ट्रेंडी है क्या, या टी शर्ट ट्रेंडी है क्या, तो वो वाला चलन, ठीक है। फिर देखिए अना, ले धन अना, लेना, जल धन अना, जलना, ठीक है। आई, लिख धन आई, लिखाई, पढ़ धन आई, पढ़ाई, और पिट धन आई, पिटाई, ठीक है। तो ये बात थी। अब देखो आन, जैसे थक धन आन, थकान। चलिए बढ़ते हैं आगे, आव या आवा, जैसे भूल धन आवा, भुलावा, ठीक है। बुलावा कैसे बनेगा, बोल धनावा या बुला धनावा, तो बुलावा, ठीक है। आपा कैसे बन रहा है, आपा और आप, तो देखिए पूज धन आपा, पुजापा बना। आवट कैसे बना, आवट, थक धन आवट, थकावट, ठीक है। फिर बनता है आहट, घबराहट। आस, जैसे प्यास, निकास। ई प्रत्यय बार बार पूछा जाता है, इस प्रत्यय को समझ लो बेटा। बड़ी की मात्रा लगा दी जाती है, जैसे घोड़क में बड़ी की मात्रा लगाया तो बना घुड़की, गिर में बड़ी की मात्रा लगाया तो बना गिरी, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रत्यय का यूज किया जाता है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। फिर बनता है औता या औती। तो देखो चुनो, चुन धन औती, चुनौती, फिर धन औती, फिरौती, प्रत्यय, ठीक है। सॉरी यहाँ होना था अक्कड़, ठीक है, अक्कड़ होता तो पी धन अक्कड़ क्या होता, पियक्कड़, ठीक है। खेल धन अक्कड़, खिलक्कड़, ठीक है। ईयल क्या होता भैया, ईयल भी प्रत्यय है, कैसे शब्द बनेगा, तो मर धन ईयल क्या बना, मरियल, ठीक है। और अड़ धन ईयल क्या बना, अड़ियल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंत कैसे बनेगा, तो लड़ंत, पड़ंत। अन से क्या बन रहा है, अन से बनेगा जल लान, ठीक है, या मरान, इस तरीके से शब्द बनते हैं। फिर आऊ, जैसे टिकाऊ, खटाऊ। फिर देखो आवना, आकू, आका, ऊ, ठीक है, जैसे मारू, बिगाड़ू, ये सारे शब्द जो हैं वो प्रत्ययों से मिलकर बन रहे हैं। ऐसे ही प्रत्यय क्या है, एरा, एर, इत, जैसे एरा से बना लूट धन एरा, लुटेरा, ठीक है। फिर
हस धन अय्या हसैया, ठीक है। ग धन अय्या गवैया, ठीक है। एथ जैसे लड़ेत लठैत, ठीक है, ऐसे प्रत्यय बनते हैं बेटा। आगे बढ़ो, आगे एक और प्रत्यय है ओढ़ा या ओढ़, जैसे भाग धन ओढ़ा भगोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रत्यय जो हैं वो बनते जाते हैं। आइए अब बात करते हैं तद्धित प्रत्ययों की, क्योंकि ज्यादातर जो प्रत्यय पूछे जा रहे हैं बेटा आपके यहाँ वो तद्धित प्रत्यय ही पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं तद्धित प्रत्यय क्या है। तो भैया तद्धित प्रत्ययों के बारे में हमने पहले जाना था, जो सर्वनाम संज्ञा विशेषणों के साथ जोड़े जाएं तद्धित प्रत्यय के रूप में परिचित होते हैं। जैसे आ भूख धन आ क्या हुआ भूखा, प्यास धन आ क्या हुआ प्यासा, ठीक है। अब भाई प्यास क्या है ये बताओ जरा। तो प्यास होती है संज्ञा, और कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सॉरी भाववाचक संज्ञा, क्योंकि संज्ञा जो है ये जो प्यास है वो एक तरीके का भाव है, ठीक है, जो शरीर के अंदर पानी की कमी होने से जागता है, ठीक है। फिर एक और प्रत्यय आता है जो बहुत पूछा जाता है, आई, जैसे ठकुराई पंडिताई अच्छाई भलाई बुराई सब में लगा दो आई, ठीक है। तो यहां से नए नए शब्द बनते हैं। अब आगे देखो बच्चा क्या होता है, आवट, ठीक है, जैसे नीम धन आवट, तो क्या बना निमावट, ठीक है। आम धन आवर आमावर, अरे सॉरी 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 बेटा एक शब्द गलत हो गया, यहाँ आवर होना था, ठीक है। तो आवर से क्या बनता है निमावर और अमावर, ठीक है, यानी कि उसका स्वाद, ठीक है। अब बढ़ते हैं आहट की ओर। तो भाई यह चिकनाहट एक शब्द होता है, मुस्कुराहट एक शब्द होता है, और गर्माहट भी एक शब्द होता है। फिर वही बात ई शब्द आ जाता है, यानी कि ई प्रत्यय आ जाता है। जैसे खेत में ई जोड़ा तो क्या हो गया खेती। ई शब्द का प्रत्यय ई का प्रयोग भाववाचक, ठीक है, जहां भी ई लग जाए वहां क्या बना देता है ये भाववाचक। और भाववाचक क्या होता है भाई, भाववाचक संज्ञा होती है ना, ठीक है। हमने पढ़ा था कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा, ठीक है, तो जातिवाचक पढ़ा था, कुछ ऐसा सब पढ़ा था ना, ध्यान आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो पढ़े हैं, जाके वीडियो देख लेना बेटा, ठीक है, याद आ जाएगा। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाओ। चोर जो होता है वो एक जाति होता है, और उसमें बड़ी की मात्रा लगा दो तो क्या हो जाता है चोरी, जो कि भाववाचक क्या हो गई संज्ञा बन गई। चलिए बच्चा बढ़ते हैं आगे। फिर आगे क्या है आस। आस का अर्थ क्या है कि ये किसी भी शब्द के पीछे लगा हुआ एक शब्दांश है। जैसे मीठा धन आस में क्या बना गया मिठास, औती में क्या बना, ठीक है, कंठौती यानी कि कंठ में धारण करने वाला, बाप धन औती यानी कि बपौती बन जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से मन धन औती यानी कि मनौती, मन की इच्छा हो जाता है। फिर आता है ता, जैसे संग धनता संगत, रंग धनता रंगत, ठीक है। इस तरीके से प्रत्यय बनते हैं। अब बात करते हैं आगे पन। तो लड़कपन बालपन गांधीपन बचपन तमाम तरीके का पन, ठीक है। फिर पा, बूढ़ा धनपा बुढ़ापा, मोटा धनपा मोटापा, ठीक है। आगे बढ़ो बेटा सा और ता, ठीक है। तो ऊष्मा उष्ण बना, ता धन तमस कैसे बना तम धन सा तमस, ठीक है। फिर आप बात करते हैं मधुरता की। तो क्या बना मधुरता के अंदर मधुर धनता, यानी कि मधुरता, मधुर एक शब्द है, ठीक है, उसमें ता जोड़ दिया। फिर मानव धनता मानवता, जातिवाचक शब्दों में जब भी ता प्रत्यय जोड़ा जाता है तब वो क्या हो जाते हैं, वो भाववाचक में परिवर्तित तो हो जाते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाला फेमस, टोपी वाला, दूध वाला, दही वाला, तमाम तरीके का वाला, और फिजिक्स वाला तो है ही है, ठीक है। तो वो चीज भी यहाँ जोड़ लेना कि भाई फिजिक्स वाला, ठीक है, फिजिक्स धन वाला फिजिक्स वाला, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ते हैं हरा, एक हरा, दोहरा। फिर इसके बाद क्या है आन, इससे संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनती। जैसे गहरा में आन जोड़ो तो क्या होता है गहरान, लंबा में पन जोड़ दो तो लंबापन, ऊंचा में ऊंचान, और चौड़ा में चौड़ा, तो ठीक है बच्चा ये होता है, ठीक है। चलिए फिर आना, इससे प्रत्यय के अनुसार स्थानवाचक संज्ञा बनती है। जैसे सिंधु आना तो सिंधु आना, हिंदू यानी हिंदू धन स्थान हिंदुस्तान, ठीक है। तो यहाँ कुछ प्रत्यय बताए गए हैं जिनका अपना एक विशेष महत्व होता है, ठीक है। आर इस प्रत्यय के योग से कृतवाचक बनते हैं। जैसे कुंभधन हार कुम्हार, ठीक है। सोना से क्या बना सोनार, ठीक है। तो इस तरीके से आर प्रत्यय लगाने से लोहा धन आर क्या बन जाता है लोहा धन आर से क्या बना लोहार बना। कुंभ धन आर से क्या बना कुमार बना, ठीक है। सोना धन आर से क्या बना सोना प्लस आर, ठीक है, क्या बन जाता है यहाँ सोनार। तो इस तरीके से
तकधनरार, तकरार, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्रत्यय जो हैं वो कृतवाच्य संज्ञाएं भी बनाते हैं, ठीक है। आरारी प्रत्ययों का प्रयोग भी समान होता है, आला, इन सब सारे प्रत्ययों का जो प्रयोग है वो लगभग एक ही तरीके से होता है। तो बेटा ये तो था प्रत्ययों का सेशन। इसके अंदर हमने उपसर्ग और प्रत्यय को अच्छे तरीके से समझा, जाना और ये भी जाना कि ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें किस तरीके से दैनिक जीवन में उपयोगी हैं। अब आपकी बारी है, अगर इस सेशन में कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी है, करना बस इतना है कि न्यूज़पेपर उठाना है और उसके अंदर आपको 20 शब्द ऐसे छांटना है जो उपसर्ग या प्रत्यय से मिलकर बने हों। तो बेटा ये इंटरेस्टिंग होमवर्क है, थोड़ा सा कीजिएगा और बताइएगा कि कितना आप कर पाए, कितना आपसे बना, कितना नहीं बना। और इसके बाद अगर कोई जिज्ञासा है तो हम तो हैं ही। तब तक के लिए बने रहिए पीडब्ल्यू परिवार के साथ। धन्यवाद।